Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. So आज के दिन हो रही है हमारी क्लास नंबर 4 ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील रियली प्राउड. मुझे पता है कि व्यूज़ अभी इतने नहीं हैं, बट आई नो कि एज द टाइम प्रोसीड्स बच्चों को जब भी मौका मिले, दिस इज़ फॉर फ्री हेल्प. बेसिकली रिविजनरी सीरीज है, फ्री हेल्प के लिए है. मेरी सीरीज से एक भी बच्चे की अगर हेल्प हो जाती है, आई थिंक आई एम मोर दैन ग्रेटफुल. सो आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं समझ आ रही, लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड लव टू आंसर यू ऑल. राइट, सो टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट की आज क्लास नंबर 4 है. ये टॉपिक पिछले सेशन के साथ जुड़ के आया है, तो पहले हम इसको रिवाइज कर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक. पिछला सेशन बहुत ही मजेदार था बिकॉज उसमें हमने देखा था कि हम रिस्क को हैंडल कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके जिससे हम रिस्क को हैंडल कर सकते हैं. और उसमें से एक चीज बाद में हमने पढ़ी थी, रिस्क मिटिगेशन. देखो, रिस्क रिडक्शन एक तो बहुत इफेक्टिव चीज है, राइट, बट रिस्क रिडक्शन जो है वो प्लानिंग टाइम पे कर लेते हैं. रिस्क मिटिगेशन क्या होता है, अब रिस्क मटीरियलाइज हो गया तो कोशिश ये करी जाए कि उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उन्हें कम करने की कोशिश की जाए. ठीक है, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उन्हें लेसन या उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश की जाए. दैट इज कॉल्ड रिस्क मिटिगेशन. ठीक है, इससे क्या होगा, इट रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स अनएक्सेप्टेबल रिस्क. कोई भी ऐसा रिस्क जो अनएक्सेप्टेबल है वो हम खत्म कर देते हैं. उसकी सीरियसनेस यानी कि उससे होने वाले डैमेज को हम कम कर देते हैं, उसके लाइवलीहुड को कम कर देते हैं और एक्सपोजर को कम कर देते हैं. हेल्पफुल प्लानिंग के लिए भी क्यों है, क्योंकि हम शुरुआत में ही सोच लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे. बेसिकली इट वॉज दैट. और फिर हमने उस दिन स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी कि आप रिस्क को ट्रांसफर कर दो. ठीक है, रिस्क ट्रांसफर कब होता है, जब वो बहुत इस तरीके से होता है कि रेपुटेशनल रिस्क है तो किसी और पे डाल दो कि कोई और जो है उसको बेटर तरीके से करे. रिस्क को रिटेन कर लो या टॉलरेट कर लो, ये उस चीज में आया था कि अगर तो बहुत ही ट्रिवियल है या बहुत ही एक्सपेंसिव है तो उसे टॉलरेट कर लो, रिड्यूस कर लो रिस्क को. वो प्लानिंग टाइम में है कि हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते बट टॉलरेबल लेवल तक ले आओ. रिस्क को अवॉइड करो, प्रोजेक्ट ही बंद कर दो या फिर उसका ऑल्टरनेटिव चूज कर लो. 2-3 रिस्क को इकट्ठा करके उसका सोल्यूशन निकाल लो. रिस्क को शेयर कर लो, जैसे इंश्योरेंस ले लो या उससे पहले ही हेज कर लो, यानी कि फ्यूचर के लिए खुद को प्रोटेक्ट कर लो. ठीक है, इन्हीं बातों को यहाँ पे समझाया गया था इन द लास्ट क्लास. आज हम इसके आगे पढ़ेंगे फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, तो फ्रॉड क्या होता है और फ्रॉड से आने वाले रिस्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हम आज पढ़ेंगे. अगर आपको सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स. या कोई भी ऐसा बच्चा आपको लगता है कि भाई वो कहीं से, इवन आप कहीं से पढ़ के आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ी क्विक रिविजन की जरूरत है, रेफर दीज वीडियोज. इट विल रियली हेल्प यू. राइट, सो फ्रॉड क्या होता है, मुझे लगता है हम सबको बेसिक पता है. फ्रॉड, धोखा देना. फ्रॉड क्या होता है, धोखा देना. आप CSET में भी पढ़ के आते हो फ्रॉड को, फिर आप एग्जी में भी उसको पढ़ते हो. फ्रॉड के साथ एक वर्ड को हम जोड़ते हैं विच इज इंटेंशन. फ्रॉड कभी भी बिना इंटेंशन के नहीं होता. आप हमेशा ये चीज देखना, फ्रॉड कभी भी बिना इंटेंशन के नहीं होता. ठीक है, हम कभी नहीं कहते कि अरे गलती से फ्रॉड हो गया ना. फ्रॉड ना हमेशा एक ऐसी चीज होती है जो सुपर प्लान्ड है, जो पता है कि ऐसा कोई करने वाला है हमारे साथ. Any behavior by which one person intends to gain a dishonest advantage over another. कोई ऐसा बिहेवियर जिससे एक इंसान दूसरे के ऊपर एक गलत फायदा उसका उठाना चाहता है, उसे हम फ्रॉड कहते हैं. मैंने आपको बोला ना, फ्रॉड को हम हमेशा इंटेंशन से रिलेट करते हैं. ठीक है, ऐसा बिहेवियर जिससे कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करता है, दैट इज फ्रॉड. यकीन मानो, फ्रॉड एक बहुत ही बेसिक तरीके का रिस्क है और मैं बोलूँगी इससे हर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल भी है, क्योंकि बहुत इजीली हो सकता है, कोई भी कर सकता है. राइट, सो इट इज़ लाइक दैट. तो फ्रॉड एक बिहेवियर होता है जहां एक इंसान दूसरे का फायदा उठाने की कोशिश करता है. फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इंश्योर करें कि फ्रॉड ना हो. नंबर 1, हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी कि हम फ्रॉड को लोअर कर सके. ठीक है, कम कर सके. हम फ्रॉड को लो कर सके, हम फ्रॉड को कम कर सके. एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए हमारे पास. ठीक है, हमारे पास एक बहुत ही
तरीका होना चाहिए कि क्योंकि फ्रॉड जो है ना वो कोई भी कर सकता है। फ्रॉड आपका एम्प्लॉय कर सकता है, फ्रॉड आपका डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है, फ्रॉड आपका मार्केटर कर सकता है, ठीक है, फ्रॉड आपका क्लाइंट कर सकता है, आपका कस्टमर कर सकता है। ये सारी चीजें जो है ये देखने वाली है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखो, एक तरीके का अप्रोच रखो कि भाई हमने कैसे उसको फाइट आउट करना है, ठीक है, यानी कि स्टेप्स क्या होने वाले। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए हम इंटरनल ऑडिट कराते हैं, इंटरनल चेक कराते हैं ताकि फाइनेंशियल ऑडिट ना हो, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क ना हो, सॉरी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, decrease the fraud rate with the help of well executed fraud risk management procedures। तरीके रखो, हमने पहले ही बोल दिया भाई इंटरनल चेक करेंगे, ठीक है, या इंटरनल ऑडिट करेंगे। ये सारी चीजों से होगा क्या, ये सारी चीजों से फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट होगा, राइट। ये सारी चीजों से फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट जो है वो रुक सकता है, बिकॉज मतलब फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, फ्रॉड रुक सकता है क्योंकि आपने एक प्रोसीजर बता दिया, ठीक है, हम ऐसे ऐसे इसको रोकने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज, अप्रोप्रिएट एंड एसेंशियल स्टेप्स कैन बी टेकन आफ्टर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट इज डिस्कवर्ड। अब मैंने जैसे आपको बोला ना, हम रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप किसी बहुत अच्छे इंसान को लाए, वो फिर भी फ्रॉड कर सकता है। आप किसी शरीफ से इंसान आपको लग रहा है शरीफ है, वो भी फ्रॉड कोई भी कर सकता है। किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा हुआ है मैं फ्रॉड नहीं करूंगा। यू अंडरस्टैंडिंग? फ्रॉड आपके साथ कोई भी कर सकता है। तो अगर फ्रॉड हो जाए उसके बाद क्या करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अप्रोप्रिएट एंड एसेंशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए। हमें किसे कॉन्टैक्ट करना है, हमें कहाँ पे कंप्लेंट करनी है, हमें किसे इस बारे में रिपोर्टिंग करनी है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअली फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट और ये सारी जो चीजें ये बहुत देखने वाली है, ये बहुत समझने वाली है, राइट। एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन इज identifying internal and external fraud risks in a firm and then creating an anti-fraud program in order to stop fraudulent actions before they happen constitute fraud risk management। internal and external fraud को identify करो, एंटी फ्रॉड प्रोग्राम्स बनाओ, राइट। आई एम सॉरी फॉर द वॉइस, थोड़ा सा ना जुकाम की वजह से ऐसा लग रहा होगा आपको, बट दीज आर द 4 थिंग्स। देखो बेसिक चीजें होती है, हमने कितना कुछ पढ़ा कि आप उसको आइडेंटिफाई करो फ्रॉड को। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में बहुत एसेंशियल है। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कि हम फ्रॉड को कम कर रहे हैं, फ्रॉड को रिड्यूस करना, एक्चुअली फ्रॉड रेट को रिड्यूस करने की कोशिश करना। अगर फ्रॉड मटीरियलाइज हो गया तो फिर आप क्या करोगे, एंड देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना और उस रिस्क से बचने के लिए एंटी फ्रॉड प्रोग्राम्स बनाना। ये 4 चीजें हो गई। जरूरत क्या है भाई, हम ये पूछते हैं कि आपको जरूरत क्या है, व्हाई डू यू नीड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, नंबर 1, मॉडर्न एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी इज ईजियर फॉर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड जिसको हम कहते हैं, साइबर रिस्क जिसको हम कहते हैं, ठीक है, आजकल मेनी पीपल आर प्रोन टू द सेम। तो जितनी भी मॉडर्न एडवांसमेंट्स है, क्योंकि हम खुश तो हो जाते हैं इस चीज पे, वाओ मॉडर्न एडवांसमेंट्स दिस एंड दैट, बट व्हाट इज नॉट गुड इज दैट कि वो जो साइबर रिस्क लेकर के आती है, वो जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, वो इसी चीज की वजह से हो रहे हैं क्योंकि एडवांसमेंट्स है, राइट। मॉडर्न एडवांसमेंट्स है टेक्नोलॉजी में, तो फ्रॉड हो रहा है। इसीलिए ये चीजें बहुत जरूरी है। मॉडर्न एडवांसमेंट्स जो हो रही है टेक्नोलॉजी में, दैट इज वेरी वेरी इजियर फॉर फ्रॉड। नंबर 2, बिल्डिंग एंड कीपिंग रेप्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में एक छोटे से फ्रॉड की वजह से आपकी रेप्यूटेशन जा सकती है, तो अपनी रेप्यूटेशन को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। ये पुराना टाइम नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट में इंटरनेट पे चीजें चली जाती है, सो इट्स वेरी वेरी रेलेवेंट। थर्ड, डैमेज पब्लिक्स परसेप्शन ऑफ ब्रांड। रेप्यूटेशन गई तो लोगों का जो परसेप्शन, आपने बहुत इसका अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, राइट। आप सबने वो ब्रांड यूज किया होगा, लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में इतना उस ब्रांड ने बैकलैश सही है, अब कहीं जाके वो ब्रांड रिकवर कर पाया, नाउ अगेन वी कैन बाय फ्रॉम इट, यू नो। मतलब ये सारी चीजें होती है, लोगों का परसेप्शन, डर मन में बैठ जाता है। अच्छा उसमें उन्होंने पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला, इसको यूज नहीं करना, इसमें ये है, इसमें वो है, इट बिकेम सो डेंजरस। और बहुत ऑब्वियस बात है ना, इंसान खुद के लिए लापरवाह हो सकता है, बच्चे के लिए नहीं हो सकता। सो ऑब्वियसली उससे क्या होता है, लोगों का परसेप्शन एकदम से बदल गया, एक सबसे बेस्ट ब्रांड से वो बिल्कुल लीस्ट प्रेफर्ड ब्रांड में चला गया। तो ये सारी चीजें हो सकती है, राइट। फोर्थ, लॉस्ट ऑफ कस्टमर फेथ एंड ट्रस्ट। आई टेल यू दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में अगर ब्रांड ने कस्टमर का फेथ, कस्टमर का ट्रस्ट लूज कर दिया, दे लूज एवरीथिंग।
दे लूज एवरीथिंग बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कस्टमर का फेथ, कस्टमर का ट्रस्ट नंबर 1 चीज है. एंड लास्टली डिक्लाइन इन लॉयल्टी एंड ट्रस्ट. और फिर उसको बिल्ड अप करना ना बहुत मुश्किल है. ट्रस्ट मी, उतनी देर में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए, इतने लोगों ने नई नई चीजें बना ली दैट वी फॉरगॉट इट, यू नो. आई थिंक नाउ वी आर बैक टू द सेम, बट फिर भी बहुत सारे बिग प्लेयर्स आ गए. तो व्हाट इज द नीड फॉर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट आज के टाइम में? नंबर 1 टेक्नोलॉजी. मॉडर्न एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी में है वो बिल्कुल भी सही नहीं है. बिल्डिंग एंड कीपिंग रेप्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. कोई भी रेप्यूटेशन बनाना, उसको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. डैमेज पब्लिक्स परसेप्शन ऑफ ब्रांड. पब्लिक का जो परसेप्शन है ब्रांड का वो खराब होता है. लॉस्ट ऑफ कस्टमर फेथ एंड ट्रस्ट, राइट. डिक्लाइन इन लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, ये चीजें बहुत जरूरी है. 5 चीजें जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रॉड चार्जेस मे कॉज बिजनेसेस टू लूज क्लाइंट्स ड्यू टू रेप्यूटेशनल डैमेज. बिल्कुल, सबसे पहले फ्रॉड किस में रिजल्ट करता है? रेप्यूटेशनल डैमेज में. When trust is compromised due to fraud, company loses the customers also in the long run. Of course, ये होता है धीरे धीरे, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस है. आपके कंपेटिटर्स ऑलरेडी तैयार है. आप क्या जरा सा कुछ गड़बड़ होगा, आपके कंपेटिटर्स ऑलरेडी रेडी है. तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रॉड चार्जेस की वजह से जो रेप्यूटेशनल डैमेज होगा, जो ट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज होगा, ट्रस्ट भी यू कांट बिल्ड रीबिल्ड इट. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट. तो इसका प्रोसेस क्या कहते हैं? सबसे पहले तो रिस्क को आइडेंटिफाई करो, सेम, फिर उसे असेस करो, फिर उसे रिस्पॉन्ड करो, फिर मॉनिटर करो एंड रिव्यू करो, और फिर उसे रिपोर्ट करो. देखो, एक चीज मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, स्टेप्स मोर और लेस हर जगह पे सेम ही रहते हैं. राइट, स्टेप्स में कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है. स्टेप्स मोर और लेस जो है वो सेम ही रहते हैं. तो जब हम रिस्क की बात करते हैं तो सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना जरूरी है, यानी कि उसे जानना जरूरी है कि रिस्क किस चीज से आ रहा है. फिर हम बैठ के उसे असेस करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है. अब रिस्पॉन्ड कैसे करें? अवॉइड करें या ट्रांसफर करें या टॉलरेट करें या रिड्यूस करें, क्या करें इसका. और जो भी आप करते हो, आई ऑलवेज टेल दिस, जो भी स्टेप्स, जो भी प्रोसेसेस जो स्टेप्स के साथ आते हैं, उनमें मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग इज समथिंग दैट विल सेट अ टोन, जहां पे हम ये कहते हैं कि अच्छा, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग भी हम ये चीज कर सकते हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइम टू टाइम उसको चेक करते हैं. मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग क्या है? हमने कोई प्रोसेस बनाया, हमने उसके स्टेप्स बनाए, हम उसको छोड़ नहीं सकते, हमें उसे टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा. एंड रिपोर्टिंग कि भाई एक्चुअली इससे कुछ फर्क पड़ा भी कि नहीं पड़ा. तो आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं रिस्क को, ये सारे मैंने पॉइंटर्स टाइप बना दिए हैं फॉर योर ईज. हम कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इट इज नीड टू फाइंड द वर्कर्स एंड डिपार्टमेंट्स दैट परपेचुएट फ्रॉड. जैसे कि ना कोई कोई डिपार्टमेंट ऐसे बदनाम होता है कि यहाँ पे ना बहुत करप्शन होती है. रीजन भी उनका जो लिंक होता है वो ऐसे लोगों से होता है जो उनको मनी ऑफर करते हैं. रीजन भी उन्हें पता है कि वो लोग जो मे बी जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेकर के आते हैं, वहां पे जो आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट करने आते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम इनको ब्राइब कर लेते हैं. तो कोई कोई ऐसा डिपार्टमेंट या कुछ ऐसे टाइप के वर्कर्स होते हैं जो फ्रॉड को परपेचुएट करते हैं, जो करते ही है फ्रॉड. नंबर 1, राइट. नंबर 2, देयर इज अ नीड ऑफ एम्प्लॉय ब्रेनस्टॉर्मिंग. तो थोड़ा सा आप एम्प्लॉय को भी ब्रेनस्टॉर्म करो कि दिस इज नॉट अ राइट थिंग और ये चीज आपने नहीं करनी, राइट. आफ्टर रिस्क आइडेंटिफिकेशन कम्स प्रायोरिटाइजिंग रिस्क, राइट. A business tackles hazards that require prompt attention and stop losses. तो सबसे पहले identifying risk, जो हमने आई थिंक क्लास नंबर 1 में पढ़ा था, क्या था? सारे risks को आप आइडेंटिफाई करो. फ्रॉड में हमने क्या करना है? फ्रॉड में हम ये चीज देखते हैं कि ये देखो कि कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जो एक्चुअली फ्रॉड को परपेचुएट करते हैं, ठीक है. और जो भी बिजनेसेस को आपने इतना काबिल बनाना है कि वो हजार्ड्स को टैकल कर सके, जो कि प्रॉम्प्ट अटेंशन चाहते हैं और लॉसेस को रोक सके. ऑफ कोर्स अगर छोटू मोटू फ्रॉड हो रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा बवाल नहीं बचा सकते, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड क्रिएट हो रहा है, देन इट नीड्स टू बी पेड अटेंशन टू. सो प्रॉम्प्ट अटेंशन एंड लॉस को स्टॉप करना बहुत ज्यादा रेलेवेंट. सो आइडेंटिफाइंग रिस्क का मतलब होता है सारे रिस्क जो फ्रॉड से हो रहे हैं उसमें कौन से डिपार्टमेंट, कौन से वर्कर्स इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें देखना. नंबर 1. नंबर 2, असेसिंग रिस्क. रिस्क को असेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑर्गेनाइजेशंस शुड असेस द प्रॉब्लम, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम्स एंड डेवलप अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस. असेसिंग में हमने क्या देखा था कि इसका इम्पैक्ट क्या है.
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रॉड जो है उसकी प्रॉब्लम क्या है और उससे हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। द कॉजेज ऑफ फसाड शुड बी आइडेंटिफाइड, बिल्कुल आप देखो ये हो क्यों रहा है। रूट कॉजेज शुड बी एड्रेस, द रिस्क शुड बी असेस्ड टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। तो इम्पैक्ट अगेन देखो, दोबारा मैं ये चीज बोलूंगी, अगर आप डे 1 से क्लासेस देख रहे हो, ये सारा इंटर रिलेटेड है, एक ही टॉपिक है ना 20 नंबर का, ये सारा कुछ इंटर रिलेटेड है। इसको अगर एक बार तुमने समझ लिया कि आइडेंटिफिकेशन क्या, असेसिंग क्या, वो सेम ही रहेगा, ज्यादा फर्क उसमें होता नहीं है। सो प्लीज पे अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स, राइट। देन रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क, रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क क्या होता है? कंपनी शुड टेक बेस्ट एक्शन, कंपनी ने बेस्ट एक्शन लेना है। कंपनी शुड डेवलप रिस्क मिटिगेशन प्लान्स। देखो यहाँ पे क्या चीज है, अब यहाँ पे फ्रॉड है, फ्रॉड के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉड को हम कभी भी नहीं एलिमिनेट कर सकते, ना अपने रिश्तों से, ना ऑफिस से, ना कहीं से नहीं हम फ्रॉड को एलिमिनेट कर सकते। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, तो आपको उसे मिटिगेट करना ही सीखना पड़ेगा कि हमें उसे कैसे, उसकी सीरियसनेस को, या क्या हमने सीखा था, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को हम कैसे लेसन कर सकते हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को हम कैसे लेसन कर सकते हैं, दैट इज मिटिगेशन। They should take appropriate steps to stop the risks, right? They should take, आपको appropriate steps लेने पड़ेंगे ताकि आप रिस्क को स्टॉप कर सको। Monitoring and reviewing risk क्या है? To monitor and review risks, the company shall adjust simply and swiftly to changing situations and environments. अगर आप रिस्क को मॉनिटर करना चाहते हो, अगर उसे रिव्यू करना चाहते हो, तो कंपनी को जो है बहुत ही सिंपली और बहुत ही स्विफ्टली एडजस्ट होना पड़ेगा बदलते हुए सिचुएशंस में और बदलते हुए एनवायरमेंट्स में, राइट। नंबर 2, नाउ न्यू डेंजर्स कुड मटीरियलाइज एट एनी टाइम, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। फ्रॉड ऐसा नहीं है कि अब होगा अब नहीं होगा, फ्रॉड कभी भी हो सकता है, किसी भी स्टेज पे हो सकता है, कोई भी कर सकता है। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अलर्टनेस। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये समझना है दैट यू नीड टू बी अलर्ट। कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी, यू हैव टू बी रेडी विद दैट। सो न्यू डेंजर्स किसी भी टाइम पे मटीरियलाइज हो सकते हैं, इसीलिए मॉनिटर एंड रिव्यू में कंपनी को सिंपली फटाफट से एडजस्ट करना आना चाहिए। हालात बदल गए, सिचुएशंस बदल गए, एनवायरमेंट्स बदल गए, क्योंकि हम काम नहीं रोक सकते। आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब हम रिवाइज करेंगे उसमें मैं बताती हूँ कि एक एक सेकेंड, एक एक मिनट का पैसा आता है, तो मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग जो है वो तो करना ही पड़ेगा। एंड देन रिपोर्टिंग रिस्क, रिपोर्टिंग रिस्क अब ये हो जाता है कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ लूजिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर रिपोर्टिंग कंसर्न्स फटाफट से रिपोर्ट करो, ठीक है। वन शुड एक्ट ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली का मतलब क्या होता है? अनबायसली, मतलब जजमेंट से एक्ट नहीं करना, प्रॉपरली एक्ट करना है। टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स, फटाफट यू शुड नो व्हाट टू डू। ऑफर एडवाइस ऑन हाउ टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ फ्रॉड, तो रिस्क जैसे ही हो वैसे ही उसे रिपोर्ट किया जाए। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पता ही नहीं चलेगा फ्रॉड कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा था, आप कैसे उसे रोकोगे? जैसे आपने अभी देखा एग्जीक्यूटिव में आप पढ़ के आए हो विसल ब्लोइंग, ये यहाँ पे भी हमने एक टॉपिक में पढ़ा था विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग को हम क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्योंकि अगर वी हैव टू गिव देम द पावर टू द एम्प्लॉइज, गिव द पावर टू द एम्प्लॉइज कि वो जो है वो किसी चीज को अगर देखते हैं कि उनके सीनियर्स कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो रिपोर्ट कर सके, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। रिस्क को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके इम्पैक्ट को समझना, फिर उसे रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्डिंग में मेजरली हम मिटिगेशन की बात करते हैं, मॉनिटर एंड रिव्यू करना कि फटाफट से हम उसके साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, और टाइमली उसे रिपोर्ट करना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो कौन से सेक्शंस में यहाँ पे दी गई है वो मैं आपको बताती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहले हमारे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 1, ये आपने सारा लर्न करना है, रिमेंबर दैट, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन से सेक्शन में गिवन है? सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज एन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है, स्टेटमेंट इंडिकेटिंग डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन। इस सबसे रिलेटेड जो है स्टेटमेंट आपने बनानी होती है, ये दिया है 134 सबसेक्शन 3 में, ठीक है। कि स्टेटमेंट आपने बनानी है कि आपने क्या पॉलिसी बनाई, ठीक है। अब आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर पॉलिसी का डिस्क्लोजर जो है कंपनी का वो होता ही होता है। सो दिस इज ऑल्सो देयर कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, और आपने कितने रिस्क आइडेंटिफाई किए, कैसे आइडेंटिफाई किए, वो स्टेटमेंट जो है आपको
देना पड़ता है। 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज एन, राइट। सो पॉलिसी जो है नंबर 1। नंबर 2 सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस ये कहती है कंपनी शैल ले डाउन द प्रोसीजर्स टू इन्फॉर्म द बोर्ड मेंबर्स, राइट। कंपनी में ऐसा कुछ प्रोसीजर होना चाहिए कि वो अपने बोर्ड मेंबर्स को इन्फॉर्म कर सके, ठीक है, कि वो अपने बोर्ड मेंबर्स को इन्फॉर्म कर सके। बोर्ड शैल बी रिस्पॉन्सिबल। अब बोर्ड क्या करेगी? बोर्ड बनाए करेगी फ्रेमिंग रिस्क की, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी की एंड मॉनिटरिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान। अब यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि बोर्ड को सिखाओ कि बोर्ड जिम्मेदार है। सेबी जाता है लिस्टेड कंपनीज के लिए। लिस्टेड कंपनीज में कंपनी ने प्रोसीजर ले डाउन कर रहा है कि वो बोर्ड मेंबर्स को बताए कि बोर्ड जिम्मेदार है। बोर्ड के जो मेंबर्स है, जो डायरेक्टर्स है, बेसिकली मेंबर्स ऑफ बोर्ड मेंबर्स मतलब जो डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स को रिस्क को फ्रेम करना पड़ेगा, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एंड मॉनिटर करना पड़ेगा। ये डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है। लिस्टेड एंटिटीज में ये चीज साफ साफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस में भी दी गई है कि डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो रिस्क मैनेजमेंट प्लान को बनाए भी, उसे इंप्लीमेंट भी करें और फिर उसे मॉनिटर भी करें, राइट। द थर्ड थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट प्लान मस्ट इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो है उसमें हर एलिमेंट ऑफ रिस्क का रहना जरूरी है। हर एलिमेंट ऑफ रिस्क का पोटेंशियल लाइक्लीहुड क्या है, लाइक्लीहुड ऑफ मटीरियलाइजेशन, कि ये तो फ्रॉड हो ही सकता है, ठीक है, ये रिस्क तो आ ही सकता है, वो उसका कितना लाइक्लीहुड है, और अगर बाई चांस वो मटीरियलाइज हो गया तो फिर उससे नुकसान कितना होगा, ठीक है, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। सो पोटेंशियल लाइक्लीहुड एंड पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी शुड रिफ्लेक्ट कंपनीज रिस्क प्रोफाइल एंड शुड डिस्क्राइब। अब जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाई जाती है, ठीक है, उसमें कंपनी की सारी रिस्क प्रोफाइल होनी चाहिए एंड वो क्या क्या डिस्क्राइब करे, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में कंपनी की सारी रिस्क प्रोफाइल होनी चाहिए और उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्स अकाउंटेबिलिटीज क्या है बोर्ड की वो उन्हें पता होनी चाहिए। ऑडिट कमेटी, अच्छा ऑडिट कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट का तो बड़ा गहरा रिश्ता है। आपको पता है जब आपने एग्जीक्यूटिव में कमेटीज पढ़ी होगी तो आपने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और ऑडिट कमेटी पढ़ा होगा, तब आपने देखा होगा कंपनीज एक्ट कभी भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाने के लिए नहीं कहती। जैसे लिखा है रेगुलेशन 21 जो है सेबी एलओडीआर की, वो ये कहती है कि हर लिस्टेड कंपनी में एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। यहाँ गिवन है हर लिस्टेड कंपनी में एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कंपनीज एक्ट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाने के लिए नहीं कहती। कंपनी वॉलंटरीली बना सकती है लेकिन मैंडेटरीली वो ये चीज नहीं कहती। रीजन उसका ये था, अगर आपको याद हो वहां लिखा हुआ था कि क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के मेजर जो काम है वो ऑडिट कमेटी कर देती है, राइट। सो यहाँ पे रोल्स एंड अकाउंटेबिलिटीज ऑफ बोर्ड क्या करती है, ऑडिट कमेटी क्या करती है, अदर अप्रोप्रिएट बोर्ड कमेटीज का क्या रोल है, मैनेजमेंट का क्या रोल है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या है, ये सब चीजें रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में एक्सप्लेन करी जाती है। पॉलिसीज क्या होता है, यही तो होता है, कौन क्या करेगा, किसका क्या रोल है, किसी क्या अकाउंटेबिलिटी है, तो बोर्ड की क्या रोल अकाउंटेबिलिटी है, ऑडिट कमेटी ने क्या करना है, अदर अप्रोप्रिएट बोर्ड कमेटीज क्या करेगी, मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ये सारी की सारी चीजें कौन करेगा, ये सारी की सारी चीजें डिस्क्राइब करी जाएंगी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में। और एक मैंने आपको बता दिया रेगुलेशन 21 जो आपने एग्जी में भी पढ़ा है कि हर लिस्टेड कंपनी के में एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। हर लिस्टेड कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। कंपनी शुड आइडेंटिफाई चीफ रिस्क ऑफिसर। हाँ, आजकल ये नई टर्म आ गई है और मोस्टली कंपनीज में ये रखे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्हें अब कहते हैं चीफ रिस्क ऑफिसर। चीफ रिस्क ऑफिसर क्या करता है, इसका एक विजन होता है और डिप्लोमेटिक स्किल्स होते हैं विच आर सपोर्टेड बाय रिस्क ग्रुप। मतलब वो अकेला नहीं होता, ऑफ कोर्स उसके पास पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसे आप रिस्क ग्रुप्स भी कहते हो। तो उसका जो एक थिंकिंग प्रोसेस है, उसका विजन, उसका डिप्लोमेटिक स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। ही और शी इज सपोर्टेड बाय द रिस्क ग्रुप्स। तो ये सारे वो चीजें हैं जहां अलग अलग प्रोविजंस में, अलग अलग लॉज में, स्टैट्यूट्स में, सेक्शंस में रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें, जैसे कि नंबर 134 सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज एन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बताया कि स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है। सेबी एलओडीआर कहता है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो है बोर्ड को आप हमेशा इन्फॉर्म रखो कि डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाए भी, उसे इंप्लीमेंट भी करे, उसे मॉनिटर भी करे। और रिस्क मैनेजमेंट प्लान में सारे रिस्क के एलिमेंट्स आने चाहिए एंड एक पॉलिसी भी
कंपनी की जो रिस्क पॉलिसी है उसमें रोल्स एंड अकाउंटेबिलिटीज ऑफ बोर्ड, ऑडिट कमेटी, अदर अप्रोप्रिएट बोर्ड कमेटी, मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ये सारी चीजें आनी चाहिए. देन चीफ रिस्क ऑफिसर होना चाहिए, having vision and diplomatic skills. और रेगुलेशन 21 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशंस कहता है कि हर लिस्टेड कंपनी में एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जरूर होनी चाहिए, राइट. दिस इज ऑल अबाउट द फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन. नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे. एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना. और अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये कॉन्टेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो लीव अ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड लव टू रीड इट. And thank you very much. I will see you super soon in the next video, day after tomorrow, following the same topic. So keep studying, keep practicing, and I'll see you super soon. Bye bye.